प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्याय 4 के पाठ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का चौथा और अंतिम वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। विद्युत धारा उत्पन्न करता है और इसके विकल्प हैं केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव या ऊष्मीय चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत धारा ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों प्रभाव उत्पन्न करती है, तो यही सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कुचालक है अर्थात जिस घोल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, और इसके विकल्प हैं नींबू का रस, नल का पानी, सिरका और आसुत जल। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं नींबू का रस, नल का पानी और सिरका ये तीनों विद्युत के सुचालक हैं, अर्थात इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि आसुत जल विद्युत का कुचालक है, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि आसुत जल में लवण नहीं होते हैं और आयनों का निर्माण नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प होगा आसुत जल। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? और इसके विकल्प हैं लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम। तो क्रोमियम धातु का लेपन कर किसी भी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है, तो सही विकल्प होगा क्रोमियम। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा, जब पानी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वियोजित हो जाता है और घन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। एलईडी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। तो जब दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो भी एलईडी बल्ब जलता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के किस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है? जब कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट का विलयन कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है और कॉपर जाकर के ऋण इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है और उसी मात्रा का समान कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड से विलयन में घुल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है और इसीलिए ऋण इलेक्ट्रोड से संयोजित प्लेट मोटी हो जाती है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लोहे की चम्मच पर सिल्वर धातु की परत चढ़ाई जा रही है और इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। किसी धातु पर एक इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ाना,
इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया जाता है और एक प्लेट जो है वह सिल्वर की ली जाती है। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसलिए जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। और यहाँ पर बच्चों आप लोग जल की रासायनिक संरचना को देख रहे हैं। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए रहते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर टिन धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टिन धातु कम क्रियाशील होती है और इसीलिए खाद्य पदार्थ सीधे लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु का विद्युत लेपन किया जाता है और इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? नहीं, प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक या लकड़ी अधातु है और इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है और किसी वस्तु पर विद्युत लेपन करने के लिए उस वस्तु को विद्युत का सुचालक होना आवश्यक है। भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है तथा विद्युत पानी से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है तथा हमें विद्युत का झटका लग सकता है। आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि आसुत जल में खनिज लवण नहीं रहते हैं और खनिज लवणों की अनुपस्थिति में आयनों का निर्माण नहीं हो सकता है। परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करता है क्योंकि नल के पानी में खनिज लवण उपस्थित होते हैं जो आयनों के निर्माण में सहायक है। नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है। अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? वास्तव में साइकिल का हैंडल तथा पहिए का रिम लोहे का बना होता है, जिन पर विद्युत लेपन के द्वारा क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। अगर दुर्घटनावश इनमें खरोंच आ जाए तो क्रोमियम की परत हट सकती है और नीचे की लोहे की परत दिखाई देने लगती है और यह लोहे की परत ऑक्सीजन और पानी के सीधे संपर्क में आ जाती है और इस कारण इनमें जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। जिस क्षेत्र में फायरमैन पानी का उपयोग कर रहे हैं, यदि वहां विद्युत आपूर्ति चालू रहे तो पानी के संपर्क में आने पर फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। उस जगह पर करंट आ सकता है तथा जान और माल की अत्यधिक क्षति हो सकती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। जब किसी अम्लीय जल चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल चालक विलयन में रासायनिक परिवर्तन होता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है, एक आलू लेकर उसे 2 टुकड़ों में काटिए। कुंडली युक्त समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को आलू में प्रविष्ट कीजिए। इस तरह से लगभग आधे घंटे के पश्चात इसका अवलोकन कीजिए। हर बार धन टर्मिनल के गिर्द
नीला हरा धब्बा दिखाई देता है। आलू में यह नीला हरा धब्बा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को दिखाता है। साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही नहीं बनाया जाता है क्योंकि क्रोमियम एक महंगी धातु है। अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इससे वस्तु की लागत बहुत ही अधिक आएगी। इसी कारण सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती हैं तथा उन पर क्रोमियम की परत निक्षेपित की जाती है। जब किसी समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? जब किसी समपरिचित्र, जिसे टेस्टर भी कहा जाता है, उसके स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है क्योंकि समपरिचित्र का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रवाह का माध्यम बन जाता है तथा विलयन में डालने पर उस विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण हो जाता है और विलयन से होकर विद्युत धारा का चालन होने लगता है। इससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अतः विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित मतलब मनचाही धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोहे के फूलदान पर तांबे की परत चढ़ाई जा रही है और इसके लिए कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है और एक इलेक्ट्रोड में धन इलेक्ट्रोड में कॉपर की छड़ लगाई गई है। इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। इनमें विद्युत का चालन तेजी से होता है। तो इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा कर ली है। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।